देखो, डाइवर्सिटी का जी। मतलब होता है वेरिएशन, विभिन्नता। बहुत सारे बच्चों को पता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितना विभिन्नता मैम रहेगा। इस ये हो गया ना चैप्टर? ये हो गया है? हो मैम गया है। सर मैम मेरे में गलती है मोशन। बेटा ये चैप्टर नहीं हुआ, ये सर ने शेयर किया है। देख लेंगे हम आज, फिर बता देंगे। डाइवर्सिटी का बेटा मतलब हुआ जितना भी वेरिएशन है, विभिन्नता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेना, जैसे हमारा ही देश है, हमारे देश में बहुत सारा डाइवर्सिटी आपको मिलेगा। अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग मतलब रिचुअल्स को मानने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, जिसको विभिन्नता हिंदी में बोलते हैं। वेरिएशन बोल सकते हो, विभिन्नता बोल सकते हो, जिस वर्ड के थ्रू आपको समझना है समझ जाइए। और लेकिन अगर हम यहाँ पे डाइवर्सिटी तो एज ए ओवरऑल हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ते आए हैं अभी तक, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह या पॉलिटिक्स जब भी आप पढ़ते हो तो। लेकिन इस चैप्टर में बायो में हम लोग को पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो जीवित जिंदा रहने वाले जो भी हमारे जंतु हैं, जानवर हैं, उनके में क्या डाइवर्सिटी है, उनमें किस तरह की वेरिएशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि एनिमल बहुत तरह का होता है। रेप्टाइल्स है, एम्फीबियम्स है, और बर्ड्स है, एव्स है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ग्रुप में भेज दिए हैं, ऐसे भेज देंगे फिर से। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? वही बोल रही हूँ मैं कि बहुत तरीके का, इतना हम सोचते नहीं है, बहुत तरीके का आपको ग्रुप एनिमल का मिलेगा। गायों का, कुत्तों का, बिल्लियों का, हमारे घर में चूहों का, तो इतना वेरिएशन देखने को मिलेगा। फिर चींटियों का, है ना। सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न है। जितना भी जीव है वो एक दूसरे से अलग आपको दिखेगा ही दिखेगा। सांप आपको दिखेगा छिपकली से अलग, आपको गाय आपको दिखेगा बर्ड से अलग, तो सब एक दूसरे से अलग है। आप स्वयं को और अपने एक मित्र को ही ले लीजिए, क्या आप अपने मित्र जैसे हैं? नहीं है। इवन फीमेल भी हैं तो एकदम एक जैसे नहीं है ना। क्या दोनों की लंबाई एक समान है? जाहिर सी बात है, नहीं। क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी दिखती है? अब सपना का नाक फलक के जैसा दिखता है क्या? या फलक का नाक सपना के जैसा दिखता है? नहीं दिखेगा। क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार भी समान है? जाहिर सी बात है, दोनों में वेरिएशन होगा। अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, कल भी मैंने हम लोगों ने पढ़ा था। अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर है तो अलग अलग शेप और साइज भी होंगे। यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें, अब अपना कंपेयर आपको किससे करना है? कंपेयर बंदर से करना है, तो हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हम में और हमारे मित्रों के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। क्या बोल रहा है कि हम में और हमारे मित्रों के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। अब आप यहाँ कंपेयर किससे कर रहे हैं? तो आप अपनी अपनी तुलना, अपनी और अपने मित्र की तुलना किससे कर रहे हो? किससे कर रहे हो? एक बंदर से। बंदर से कर रहे हो। बंदर से मैम। तो यही बोल रहा है कि आप अपनी कल्पना जो कर रहे हो, अपनी जो तुलना कर रहे हो, आपके और आपके मित्र के बीच में अब आपको ज्यादा समानताएं दिखेंगी। जब आप अपना कंपेयर कर रहे हो बंदर से, मित्र का कंपेयर कर रहे हो बंदर से, तो पा रहे हो कि नहीं, मैं तो अपने मित्र से काफी मिलता जुलता हूँ। मित्र के पास मेरे जैसे हाथ है, मेरे जैसे पैर है, मेरे जैसे आंख है। हाँ, ये बात अलग है कि एकदम सेम नहीं मिलेगा। वो तो सेम तो एक बच्चे भी जब एक ही माँ साइज के, और शेप में अंतर हो जाएगा। हाँ, एक ही माँ के जब बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, एक ही माँ पापा के, तो उनमें भी अंतर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, विभिन्नता देखने को मिल जाएगी। एक जैसा हाइट भी नहीं होगा। अब जैसे सपना है, सपना का भाई है, तो उसका ना हाइट मिल रहा होगा, ना चौड़ाई मिल रही होगी, और ना पूरा कद काठी मिल रहा होगा। तो लेकिन हाँ, दोनों में ये सिमिलरिटी कि दोनों के पास हाथ है, दोनों के पास पैर है, नाक है, आंख है, कान है, बाल है, ये सारी हाँ सही है। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं, तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। जब लेकिन अब आप किससे कंपेयर करना है? कि गाय से और बंदर से, दोनों से कंपेयर करो, तो आप पाओगे कि आप बंदर से काफी सिमिलर हो, मिलते जुलते हो। क्यों? इसके पीछे आप लोगों को भी पता है कि हम हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे बहुत साल पहले, वो किस होमोसेपियंस प्रजाति से बिलोंग करते थे, आप सबको पता है। और वो उनका जो विकास हुआ है एक बंदर से ही हुआ है। ठीक है। क्यों? जब आप अपना और अपने किसी बंदर का कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि उनके जो पैर हैं वो हमारे पैरों के जैसे ही हैं, और हमारे जो हाथ हैं, जिसको हमने यूज करते करते ऐसा बना दिया है कि वो हाथ के जैसे दिख रहा है आज, वो बंदरों में क्या है, वो पैरों को जैसे वो पकड़ते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि वो हमारे हाथ जैसे ही उनके हाथ हैं। तो हमारा जो निकट संबंध है बंदर से काफी मिलता जुलता है। यही कारण है कि बोला जाता है कि किस प्राणी से हमारा ज्यादा गहरा रिश्ता है या नजदीकी संबंध है, तो वो है बंदर। तो बंदर हमारे पूर्वज हैं, ऐसा आप लोग हमेशा सुनते आए हो। ठीक है। यस मैम। हाँ, हमने देसी और जर्सी गाय के बारे में सुना है। देसी गाय के बारे में भी आप लोग सुने हो और जर्सी गाय के बारे में भी सुने हो क्या?
एक देसी गाय जर्सी गाय जैसी दिखती है, दोनों गाय तो अलग अलग गाय है, देसी नहीं अलग होती है, जर्सी अलग होती है, तो दोनों क्या एक जैसी दिखेगी? नहीं मैम, थोड़ा सा डिफरेंट। हाँ, सभी देसी गाय एक जैसी दिखती हैं। लेकिन एक बात ये भी बताओ, क्या जितना भी हमारे देश में जो देसी गाय हैं, क्या सभी एक रूप से समान दिखती हैं? नहीं मैम। नहीं। नहीं वही अगर सारी जर्सी गायों का संबंध अगर हम देखें, तो क्या वो भी सब एक जैसी दिखेंगी? नहीं नहीं मैम। नहीं क्या मैम। हम देसी गायों के झुंड में जर्सी गाय को पहचान सकते हैं? लेकिन अगर आपसे पूछे कि क्या आप देसी गायों के बीच में जर्सी गाय को पहचान सकते हो? ये बताओ। हाँ मैम, पहचान सकते हैं। ठीक, जी मैम। कि वो उसका अलग स्पेसीज है। पहचानने का हमारा आधार क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें हैं जब जर्सी गाय को पहचानने का, कि जर्सी गाय के जो कुछ गुण होंगे, वो आपको देसी गाय में नज़र नहीं आएँगे, या देसी गाय का जो गुण होगा, वो जर्सी में नज़र नहीं आएगा। इसी वजह से या कुछ उससे मोर एडवांस उसमें गुण नज़र आएँगे, जिसकी वजह से आप उन दोनों को पहचान पाएँगे। अब हम या कलर भी होता है, हाइट भी होती है, ये सब भी तो होता है ना? यस मैम। अब जर्सी गाय किस-किस लोगों ने देखा है, ये बता दो? और देसी गाय किस-किस लोगों ने देखा है? कोई नहीं देखी हो? मैम मैं देखी हूँ। हाँ, देखी हो तो बताओ। देसी देसी गाय के हुँ, मैम वो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंट होता है, जैसे कि वो जर्सी होती है ना तो दुधारू होती है, हुँ, मतलब उनका ज़्यादा दूध थोड़ा देती साइज शेप में अंतर आ जाता है मैम। है। हुँ, ये मतलब देसी देसी की की तुलना में अपेक्षा मतलब जर्सी का साइज़ कैसा थोड़ा रहता है? कलर भी चौड़ी रहती है मैम, अच्छा, और अच्छा। साइज बड़ी मतलब बड़ी होती है। अच्छा, अच्छा। और ज़्यादा दूध देती है। एक दो देखे हैं मैम, ज्यादा नहीं देखे हैं। अच्छा, दूध भी दुधारू तुमने बोला, इट मीन्स ज़्यादा दूध भी देती है ना? हाँ मैम, ज्यादा दूध देती है हाँ। हाँ, ठीक है। ये जो भी बातें इन्होंने बताई, सही बताई है। अब हम लोगों को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हर एक गुण का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। जब आप साइंस में पढ़ते हैं, तो हर एक पेड़ का जब आप पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एनिमल का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो आप पाएँगे कि सब में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है, ऐसे गुण होते हैं, जिनके आधार पे उनको एक कैटेगरी या एक ग्रुप में डाल दिया गया है। तो उन विभिन्नता, उन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण, तो क्या लक्षण है आखिर? इसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है, और साथ साथ कुछ ऐसे भी गुण हैं जिसको आप छोड़ सकते हो। जैसे अगर बंदर से ही कंपेयर कर ले हम अपना, तो बंदरों में पूंछ पाया जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो है ना पूंछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसलिए पूंछ नहीं है क्योंकि इसके कि वैसे बच्चे हो गए हैं जिनकी हल्की हल्की पूंछ दिख रही है। तो पूंछ एक्चुअली नहीं दिखता है, आपका जो बटक है ना, वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा उभार रहता है, बटक है ना, वहाँ पे इस तरीके का उभार रहेगा, जिसको बोलते हैं पूंछ। समझ गए? तो हॉस्पिटल वगैरह में मैम चर्चा लेकिन हो वो तो जाती है। अलग हो जाता है ना। हाँ, अलग हो जाता है, ऐसा रेयर केस में होता है मैनाज, कि कभी कभी जब फॉर्मेशन हुआ जाए गोट का, तो ये टेल नहीं टूट पाया, ये टेल के साथ ही फ्यूज हो जाता है। तो वैसे बच्चों में क्या होता है ना, कि टेल भी बन जाता है, और उसके बटक के आसपास के कमर के एरिया में एक हल्का उभार दिखता है, जो बोलने लगते हैं सबकी वो पूंछ के साथ बच्चा उत्पन्न हुआ है। समझ गए बात को? तो ये जी मतलब मैम। रेयरली होता है, हर केसेस में नहीं होता। जनरली 99.9% आप तो ये देखते हैं। कहाँ हम में से अधिकांश लोगों के पास पूंछ है क्या? अपने अपने से देख लो, या अपनी पूंछ देख के बताओ मुझे। ठीक है, आगे चलो। नहीं मैम। तो किस कैरेक्टर को लेना है, किनको छोड़ना है, इस आधार पे तय करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा विद्यमान है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, हम लोग जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, सबके पास पूंछ नहीं है, तो ये कैरेक्टर कंसीडर किया जाएगा कि पूंछ नहीं होता है इंसानों के पास में। ठीक है, यही कंसी अब एक रेयर अपवाद तो हर जगह मिलेगा, एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेगा। अच्छा ठीक है, वो पूछ रही है, अपना बता देना। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में सोचें। बहुत तरीके का जीव है, कुत्तों का, गायों का, घोड़ों का, हाथियों का, बहुत सारा संघ मिलेगा। हम एक और जहाँ सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया, इसके साथ साथ एक साइड आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे, जैसे बैक्टीरिया। इसका आकार कितना होता है? कुछ माइक्रोमीटर तक होता है बैक्टीरिया का। वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे, 30 मीटर लंबा, 30 मीटर लंबा होता है ये क्या आपका वेल, नीला ब्लू वेल। ठीक है, और ब्लू वेल क्या है? मैमल है। मछली तो लगती है, लेकिन वो मैमल है। ये बच्चे पैदा करती है और बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है, तो ये मैम चीजें वो तो जी। मछली ही है ना, पानी में मछली रहती है, नहीं, दूध मैमल देने है। वाली। दूध पिलाती है अपने बच्चों को, बच्चे पैदा करती है, ये मैमल है, याद रखिएगा। लगता है ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बट ये मैमल है, स्तनधारी इसको बोलते हैं। इसलिए आप समझे ना बेटा, क्योंकि वो पानी में रह रही है ना। आती है सांस लेने के लिए, तो वो देखोगे ना, नीचे झुकती है और ऊपर आके सांस लेती है। जब कभी भी आप वेल को देखोगे, तो उसको सांस लेने के लिए सतह पे आना पड़ता है। ठीक है,
यस मैम। हाँ, जी। तो ब्लू व्हेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। दूसरे साइड आप एक व्हेल का कंपेयर कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कैलिफोर्निया का जो 100 मीटर लंबा रेडवुड है, ये ऐसे पेड़ भी पाए जा रहे हैं। एक साइड पेड़ों की इतनी छोटी-छोटी स्पेसीज आपको दिखेगी, इतना छोटा-छोटा जैसे हाथ से उसको तोड़ सकते हो। एक साइड इतना लंबा पेड़ आपको दिख रहा है, तो कितना ज़्यादा वेरिएशन है। तो पेड़ों का हर एक शेप, साइज़ का क्वालिटी आप अपने आस-पास ही गार्डन में नज़र दौड़ा के देखना, बहुत सारा वेरिएशन मिल जाएगा। वेरिएशन इन द सेंस की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, पेड़ों की डाइवर्सिटी, जानवरों की डाइवर्सिटी, ठीक है? कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। चीड़ का जो पेड़ होता है, बहुत सालों तक जीवित रहता है, लगभग हजारों वर्ष तक जीवित रहता है। जबकि कुछ कीट जैसे कि मच्छर है, मच्छर का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है, ठीक है? जैव विविधता, रंगहीन जीवधारियों, आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्सिटी है, वो रंगहीन जीवधारियों, बहुत सारे ऐसे जीवधारी हैं जो रंगहीन हैं, बिना किसी रंग के हैं, ठीक है? क्या मच्छर का कोई स्पेसिफिक कलर नजर आता है? या बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनका कोई कलर नहीं है, उसी को रंगहीन बोला गया है। पारदर्शी कीटों, कुछ ऐसे कीट हैं जिनके आर पार, हाँ बोलो ना सपना, बोलो। पारदर्शी कीट, पारदर्शी का मतलब होता है ऐसा कीट जिसके आसपास आप देख सकते हैं। तो कुछ कीट ऐसा आपको लगेगा जिसके आसपास उसका पूरा बॉडी पार्ट आपको दिखेगा। तो कुछ पारदर्शी कीट भी होते हैं, उनका एक्चुअली बनावट ही वैसा होता है। साथ साथ विभिन्न रंगों वाले पक्षी, डिफरेंट काइंड्स की, जैसे कोयल हो गई, तोता हो गया, मैना हो गया, और गौरैया हो गई, फिर कबूतर हो गया, सबका कितना अलग अलग कलर है, बहुत सारा वेरिएशन आपको पक्षियों में ही देखने को मिल गया। फूलों में भी साथ साथ डाइवर्सिटी पाया जाता है। गेंदे का फूल जो होता है ना, वो ऑरेंज टाइप का होने के साथ साथ येलो भी होता है, देखा है किसी ने? हालांकि येलो हाँ और मैम, देखते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है। सबने देखा है कि नहीं? मैं भी देखी हूँ। मैरीगोल्ड जिसको बोलते हैं, देखे हैं। हाँ, मैरीगोल्ड जनरली आज के रेट में ऑरेंज कलर में है, ज़्यादा अवेलेबल है, बट मैंने देखा है हम लोग के घर के बाहर येलो कलर में भी वो होता था। फिर साथ-साथ जो हिबिस्कस देखा है किसी ने? हिबिस्कस? अड़हुल जिसको आम भाषा में बोलते हैं, हाँ, वो अड़हुल मैम, वो भी 2 कलर में आता है, जैसे कि एक तो रेड होता है एक रेड होता है, और एक पूरा पिंक रेड, कलर, मतलब हल्का पिंक में रहता है, पिंक होता है, भूरा-भूरा और कलर में। पिंक वाला इतना खूबसूरत होता है ना, सपना मन करेगा तो तोड़ के घर में हाँ रख दो। मैम, हाँ, एक मेरे पिंक भी पास है होता है। मैम। हाँ, अच्छा, अच्छा। और पिंक वाला भी होता है, उसमें व्हाइट भी आता है। उसमें व्हाइट भी आता है, देखना ध्यान से। व्हाइट देखा है, उसके अलावा तो हम दूसरा कलर नहीं देखे। रेड देखा है मैंने, पिंक देखा है, और पिंक वाला थोड़ा मतलब ज़्यादा घना होता है। रेड वाले के कंपेयर में पिंक वाला ज़्यादा घना होता है। देखोगे यस अंदर जो मैम। उसका बनावट होता है, रेड वाले में एक ही लेयर का ऐसा लेयरिंग देखोगे बीच से, लेकिन पिंक वाले में थोड़ा ज़्यादा डबल ट्रिपल लेयरिंग होता है बीच में, और ज़्यादा वो घना होता है। आप लोग देखे होंगे, बहुत बच्चे देखे होंगे, नोटिस नहीं किए होंगे। हमारे चारों ओर इस असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा है। ये जितना भी गुलहड़ गुलहड़ बोलते हैं, गुलहड़ बोलते हैं उसको। गुड़हा दिखाइए मुझे। गुड़हा गुड़हल दिखा, एक्चुअली गुड़हल बोलते हैं, गुड़हल भी। हाँ, गुड़हल का जो बात, गुड़हल तो बोलते हैं। उसी का नाम हिबिस्कस ही है, मैम, गुड़हल। अड़हुल मतलब बोलते हैं, अड़हुल का अड़हल, फूल। अड़हुल अड़हुल हाँ मैम, अड़हुल तो हम अड़हुल। लोग भी बोलते हैं, अड़हुल। हाँ, ये गुड़हल हाँ, 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 लाल वाली तो लाल कैसे दिखेंगे बच्चे, याद रखिएगा। हाँ, तो ये जितना भी वेरिएशन आप देख रहे हो कि इतना हमारे पास डाइवर्सिटी है, पेड़ों का इतना डाइवर्सिटी, जानवरों का इतना डाइवर्सिटी। आप सोचो कि एक इंसान को बनने में ऑलमोस्ट 9 से साढ़े 9 महीने लगते हैं, तो इतना सारा डाइवर्सिटी बनने में कितना वर्ष लगा होगा? तो यही लिखा है कि ऐसी विभिन्नता को पनपने में, बनने में लगभग लाखों वर्ष का समय लगा है। इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है। हम सबकी जो एवरेज एज होती है, आप सबको पता है, 60 और 65 ईयर होता है। तो क्या इतने दिनों तक आप अगर सब चीज़ को समझना चाहें तो आपका एज कम पड़ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि हम सबको इन सब चीज़ों को, इनकी जो विभिन्नता है, उसको जानना और समझना चाहें तो हमारे पास बहुत कम समय है कि नहीं? 60 या 65 साल, कोई बहुत ज़्यादा एज तो नहीं रह गया इन सब चीज़ों को समझने के लिए, बोलो। नहीं, जी मैम। इसलिए उनके बारे में हम एक-एक कर विचार नहीं कर सकते। इसलिए क्या है ना कि आप बारी-बारी से एक-एक चीज़ों का स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए स्टडी को आसान बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने क्या-क्या क्लासिफिकेशन किया है, ग्रुप बना दिया है। वर्गीकरण। जैसे हाँ, वर्गीकरण, बहुत अच्छा। अब वर्गीकरण में क्या किया है कि उन्होंने मैमल्स में
जैसे मैमल्स का एक कैटेगरी बना दिया, तो मैमल्स यानी कि स्तनधारी। स्तनधारी, स्तन मतलब जिनके पास दूध पिलाने वाली ग्रंथि होती है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वैसे सारे जानवर स्तनधारी में आते हैं। स्तनधारी की कुछ क्वालिटीज ऐसे आपको वहां पे लिखी रहेंगी स्तनधारी ग्रुप में, जो आप किसी भी जानवर में भी पा रहे हैं, तो वो भी स्तनधारी में आएगा। विशेष का मैम फीमेल भी आएगी तब? हाँ बेटा, मैमल फीमेल जो फीमेल जो आएंगे। अंडा देने वाला नहीं रहता है, सीधे बच्चे को जन्म देता है और मतलब अपने बच्चे को दूध पिला सकता है ना, दूध हाँ 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 हाँ। स्तनधारी से ही बोलते हैं। तो फीमेल तो आएगी बेटा, मेल भी तो आ जाएगा ना स्तनधारी में। हाँ नहीं, मेल नहीं आएगा स्तनधारी में? मेल नहीं आएगा। एक मिनट पहले बात को सुनो। ये कहने का मतलब, जैसे अगर स्तनधारी का कुछ गुण होता है, आप जो बोल रहे हो ना दूध पिलाने वाली ग्रंथि नहीं पता होती मुझे। है, तो वो तो फीमेल के पास होती है ना, उनके ग्रुप में स्तनधारी की जो फीमेल होती है उनके पास होता है। लेकिन स्तनधारी का क्वालिटी ये है कि इनके जो कान होते हैं, ये बाहरी वाले कान, इसको पिन्ना बोलते हैं, ये बाहर की ओर होता है, इसको कर्णफूल या कर्ण पिन्ना ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में। ये करपल्ली बाहर, बोलते हैं हाँ, मैम। कर्णपल्ली, बहुत अच्छा फर्क। ये बाहर की ओर होता है, पहला क्वालिटी ये। हाथियों में भी आपको ये बाहर में दिखेगा, कुत्तों में भी बाहर में दिखेगा, गायों में भी बाहर में दिखेगा, ठीक है। दूसरी क्वालिटी ये कि हमारे जो पूरे रोम, हमारे जो पूरा बॉडी है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे हेयर्स मिलेंगे, जिसको रोम बोलते हो, आप बोलते हो ना, ये मिलेगा। जी थर्ड चीज क्या है कि इस ग्रुप की फीमेल के पास मैमरी ग्लैंड होता है, दूध पिलाने वाली ग्रंथि। बट आप सबको पता है मैमरी ग्लैंड भी एक स्टेज में बेटा डेवलप होता है। ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा है उसके पास भी मैमरी ग्लैंड होगा, पर्टिकुलर एज में ही वो डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सब इसकी क्वालिटीज हैं। साथ साथ बच्चे को भी ये जन्म देते हैं, बट एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। बहुत सारा ऐसा प्लेटिपस ऐसा है जो बच्चे मतलब क्या देती है, प्लेटिपस अंडा देती है, लेकिन वो है मेमल, है ना। फलक कंफर्म करो तो थोड़ा। यस मैम, मैमल हाँ वो platypus- मैमल था, हाँ बट लेकिन अंडे देती है। ठीक है। एक्सक्यूज मी, अब इतना समझा दिए हैं। अब ये मत बोलना कि मैमल ग्रुप में लड़के नहीं आते या कोई भी मेल नहीं आता, यानी कि मादा के अलावा क्या बोलते हैं, मादा तो औरत को बोलते हैं, नर नर नहीं आते हैं, ऐसा मत मादा समझो। नर और मादा, नर मैम। शुद्ध हिंदी, ठीक है। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे। यही कारण है कि सारे जीवधारियों की कुछ समानताएं, यानी समानता मतलब कि क्या क्या समानताएं आप में मिल रही हैं। बहुत सारे अब ये मत बोलना कि नहीं समझ रहे, जैसे बहुत सारे जानवर हैं तो उनमें आपको कुछ ना कुछ क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। जैसे गायों का अगर हम कंपेयर करें कुत्तों से, बिल्लियों से, उनमें भी कुछ ना कुछ समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। और वो क्या है, किस बेसिस पे आप उसकी समानताएं निकाल रहे हैं, वो आगे पता चलेगा आपको, जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे। उन्हीं समानताओं के हिसाब से हमने उनको अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड किया है। जैसे अगर एनिमल की बात करेंगे तो फिशेज यानी कि फिश को एक अलग ग्रुप में आपने क्यों रखा, तो फिश में बहुत टाइप्स की, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मछलियां भी आती हैं। एक ही मछली की जो मत्स्य प्रजाति है उसमें बहुत तरीके की मछलियां आ जाएंगी बेटा, ठीक है। एक ही जो स्तनधारी है उसमें बहुत तरीके के जानवर आएंगे। स्तनधारी में मैं भी आती हूँ, आप भी आते हैं, जानवर भी आते हैं। और स्तनधारी में प्लेटिपस जो छोटा सा एक मतलब ये है एनिमल है, वो भी आता है, चूहा भी आता है। तो आप ये मत, चूहा आता है मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। आता है मैम। फिर विभिन्न वर्गों और समूहों का अध्ययन करेंगे, फिर उसको समानताओं के आधार पे अलग अलग वर्ग और ग्रुप बना के हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जीवों के इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन कौन से लक्षण हैं। अब आप जब किसी भी एनिमल्स का, किसी भी जीव का, वो उसके लाइफ में जितना भी विभिन्नता पा रहे हैं, उसी विभिन्नता के अनुसार क्रम वाइज क्रम में अगर तैयार कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से लक्षण लिए। अगर मान लो कि मैमरी ग्लैंड लिए, दूध पिलाने वाली ग्रंथि है, ऐसा कुछ कण पिन्ना ले लिए, आप रोम छिद्र ले लिए, हेयर्स ले लिए, कुछ भी ले लिए, तो क्या गुण, क्या लक्षण ऐसा देखे हैं आप जिसके आधार पे जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। एक मिनट लाइन। तो यही बता रहे कि जीवन के इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए हम सबके लाइफ में, हमारा जो भी जीवन है, चाहे किसी भी जंतु के जीवन की बात कर रहे हैं, तो जीवन के विभिन्न बहुत सारे रूप होते हैं उनके। हाँ, तो जीवन के विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए जब हम अलग अलग उसी के अनुसार जो भी विभिन्नता है, उसी विभिन्नता का मतलब डाइवर्सिटी, उसी डाइवर्सिटी के अनुरूप जब हम ग्रुप बनाते, समूह बनाने के क्रम में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वे कौन कौन से लक्षण हैं, क्या क्या लक्षण है जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। साथ साथ आपको ग्रुप जब बना रहे हैं तो आप ये भी बताएंगे ना कि क्या क्या ऐसे लक्षण है जिनकी वजह से इनमें एक बेसिक अंतर पाया जा रहा है, इन जीवधारियों में कुछ मूलभूत अंतर दिख रहा है, क्या अंतर है, क्या वैसे लक्षण है जिसकी वजह से आप इन दोनों को अलग भी कर पा रहे हैं,
है ना? उनके बीच अंतर, विभिन्नता का अंतर भी हमें पता होना चाहिए कि क्यों वो एक दूसरे से अलग हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूहों का निर्धारण निर्भर करेगा। इसी आधार पे, इन्हीं लक्षणों के आधार पे जो भी आपके जीवों का समूह है, उन समूहों का निर्धारण निर्भर करेगा। कैसे आप ग्रुप में बांट रहे हैं, कौन कौन से ग्रुप को आप डिवाइड कर रहे हैं, उन्हीं लक्षणों के आधार पे इनका ग्रुप डिवाइड होगा। इन समूहों में से छोटे समूहों का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाता है। जब आप समूह बनाते हैं तो जैसे एनिमल किंगडम में पूरा आप ग्रुप बनाएंगे, जितना भी किंगडम, मान लो जितना भी क्लासिफिकेशन किए, तो उसमें कुछ ऐसे जानवर होंगे, जानवरों का ग्रुप होगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उनको हम ज्यादा महत्व वाले, ज्यादा यहाँ पे तो कम वाले को हम लोगों ने कम लक्षणों के, तो ज्यादा जो इंपॉर्टेंस वाले ग्रुप हैं उनमें ज्यादा महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके आधार पे हमने ज्यादा वाले को, हमने ज्यादा इंपॉर्टेंट लक्षण के आधार पर, ज्यादा महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पे, आधार पे बांटा। ठीक है, ज्यादा वाले को आपने बांटा जो जो उनके लक्षण है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके आधार पे, लेकिन कम जो महत्वपूर्ण जानवर है, जो छोटे छोटे, जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे कोई भी जानवर दिख रहे हैं जो कम महत्वपूर्ण है हमारे क्लासिफिकेशन में, जब हम वर्गीकृत करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, सीधा सीधा बोलो कि जब हम ग्रुप बना रहे हैं तो वहां पे जो कम महत्वपूर्ण है उनके कम महत्वपूर्ण लक्षण के आधार पे ही हम उनको अलग बांटते हैं। यहाँ तक कुछ यस मैम। यहाँ पे 2-3 प्रश्न दिया गया है, ये देख लेना कि हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो इसका बहुत सारा रीजन है। एक तो जैसे जैसे उन सब में समानता होती है, उसके आधार पे वर्गीकरण करने से फायदा ये होता है कि अगर हम एक के बारे में पढ़ लेते हैं तो उस ग्रुप के सारे एनिमल्स के बारे में हम जान जाते हैं। साथ साथ जब हम क्लासिफिकेशन करके पढ़ते हैं तो पढ़ने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हमारा आसान हो जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दें। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमसे हमारे आसपास हैं, वो आपसे आप देखेंगे कि तीनों एक दूसरे से अलग हैं। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव हो गए, ऑर्थोपोडा हो गया, और मैमल्स हो गया, और बर्ड हो गया। अगर इन तीनों ग्रुप को ही ले तो तीनों में आपको थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से आराम से वो डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। वर्गीकरण का क्या आधार है? वर्गीकरण का मतलब हो गया वर्ग में विभाजित करना। वर्गीकरण का क्या मतलब है? जैसे क्लास 1, 2, 3 ऐसा क्यों बनाया गया है? ऐसा इसलिए बनाया गया है कि क्लास 1 के जब बच्चे आएंगे उसको हम क्लास 1 में रखेंगे। स्कूल में आप सब पढ़े हो ना, क्लास 2 में बच्चे हैं तो क्लास 2 का नया बच्चा आएगा उसको क्लास 2 में रखेंगे। सबको हम साथ नहीं रख सकते क्योंकि सबका सिलेबस अलग होगा, सबकी किताबें अलग होंगी और सबका नॉलेज भी अलग होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जी मैम। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है कि ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि हम उन सबको, जितने भी क्लास के हिसाब से लोग आते हैं, उनको एक ही कक्षा में रखते हैं। उसी तरह यहाँ पे वर्ग बनाए जाते हैं बहुत सारे जंतुओं के, एनिमल्स के, जीवधारियों के, और उनको वर्गीकृत किया जाता है। आगे देखते हैं, जीवों के समूहों के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से किया जाता रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये जो क्लासिफिकेशन इसको बोलेंगे इंग्लिश में, ये क्लासिफिकेशन करने का जो काम है आज का नहीं है, बहुत पुराना काम है और बहुत पहले से ये कोशिश किया जाता रहा है और बहुत लोगों ने किया भी है। यूनानी विचारक, यूनान के रहने वाले थे अरस्तु, आप सब जानते हैं अरस्तु को फादर ऑफ, किसका फादर बोलते हैं आप लोग बताएं? अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके बायोलॉजी का। हाँ गुड, उनके स्थल, उनके जल और वायु में रहने के आधार पर किया था। अरस्तु ने जो जीवों को बांटा था, बहुत सारे जो जीव थे उन सबको इस बेसिस पे बांटा था कि वो रहते कहाँ हैं, उनके रहने की जगह के हिसाब से। जैसे कोई स्थल पे रह रहा है, लैंड पे रह रहा है, या जमीन या भूमि बोल सकते हो, कोई जल में रह रहा है या कोई वायु में रह रहा है, इस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका था। इनका जो इस तरीके का विचार था, ये जीवन को देखने का बहुत आसान था लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग टेक्निक था। इसलिए मतलब इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन है वो हम आज नहीं देखते हैं अस्तित्व में। उदाहरण के लिए समुद्रों में रहने वाले जीव, जैसे अगर एज ए एग्जाम्पल आप लेते हैं तो समुद्र में बहुत सारे जीव रहते हैं जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग क्लास के हैं। जैसे कि आपको प्रवाल मिलेगा, ये भी जीव होता है, प्रवाल जो होता है जिसको कोरल बोलते हैं। वेल भी मिल रहा है, ऑक्टोपस मिल रहा है, स्टार फिश, शार्क। तो एक साइड आपको वेल के बारे में पढ़ते हैं हम कि मैमल है, ऑक्टोपस आप पढ़ते हो इकाइनोडर्मेटा का वो एक जीव है। अलग अलग आपको जीवों के बारे में पता चलेगा।
तो ये एक ही तालाब में या एक ही मतलब जल में रहने वाले जरूरी नहीं है कि सारे जीव एक ही क्लास से संबंधित हो। तो ये जीवन को देखने का आसान तरीका तो था ही कि जो पानी में रह रहा है उनको आप एक तरीके से डिवाइड कर देंगे, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि पानी में सिर्फ एक ही टाइप के जीव नहीं रहते, वहाँ मैमल्स भी मिलेंगे, मैमल्स के अलावा बहुत अलग अलग टाइप का रिप्टाइल्स भी मिल सकता है। तो इसलिए ये बहुत भ्रामक तरीका था। ये कई मायनों में एक दूसरे से काफी अलग है। जितने जीवों के नाम हम लोगों ने पढ़े वो सब एक दूसरे से अलग हैं। इन सभी में एकमात्र समानता है इनका आवास, कि ये रहते कहाँ हैं। अदरवाइज कुछ आपको इसमें समानताएं दिख रही है क्या? ऑक्टोपस में, व्हेल में, स्टारफिश में या शार्क में कुछ दिख रहा है? व्हेल क्या है? मैमल है, स्तनधारी है। ऑक्टोपस क्या है? इकाइनोडर्मेटा का एनिमल है। और स्टारफिश क्या है बेटा? स्टारफिश बताना, फलक फलक नहीं है क्या? यस मैम, स्टारफिश क्या है बेटा? ये भी इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है ना? काइनोडर्मेटा का ही मेंबर है। हाँ, ये दोनों सिर्फ इकाइनोडर्मेटा के हैं। अदरवाइज ये सार्क तो फिश में आ जाता है। सार्क को क्या बोलते हैं? फिशी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कई मायनों में एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, ये सब के कंपेयर कर रहा है, ये सबको एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है। बट इनमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन हमें मिला कि इनका आवास, जो इनका घर था वो सेम था, क्योंकि ये पानी में रह रहे थे। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूहों में बांटना ठीक नहीं है। इसलिए स्टडी के लिए या सोचने के लिए या बहुत अच्छे तरीके से अगर इन सब के बारे में पढ़ना हो हमें, तो ये जरूरी नहीं था कि इस तरीके से आवाज के आधार पे हम इनको बांट दें। तो ये जो बांटने का तरीका था अरस्तु जी का, उनके इस मेथड को हम लोगों ने नलिफाई कर दिया। मतलब इसी कारण से आज आप क्लासिफिकेशन में इस मेथड को नहीं पढ़ते हैं, एक तरीके से इनवैलिड हो गया, बेकार, मतलब उतना तर्क विहीन बोल सकते हैं। इसलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर बृहद वर्ग का निर्माण किया गया। इसलिए अब ये सोचना पड़ेगा, ये निर्णय करना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या कैरेक्टर थे, क्या क्या लक्षण थे जीवों में, जिसके आधार पे आप बड़े बड़े एनिमल्स का ग्रुप बनाए हो। आपको अब ये बात बतानी पड़ेगी। उसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उप समूहों में बांट सकते हैं। जब हम जैसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, जब हम ग्रुप बनाते हैं, तो पहले मान लो कि 2 ग्रुप बना। अब 2 ग्रुप बनने के बाद क्या होता है बेटा कि वो जो जीव होते हैं उनमें कुछ कुछ थोड़ी मतलब सिमिलरिटी के साथ साथ, समानता के साथ साथ कुछ कुछ असमानता भी दिखती है। इस कारण से आप सब ग्रुप में भी बांटते हैं, है ना? बांटते हैं ना बहुत बच्चे? बताओ ना भाई। पहले आपने यस ग्रुप में मैम। बांट दिया, फिर सब ग्रुप में बांट दिया, फिर अगर इसका अगर दिखेगा कुछ तो फिर इसको सब ग्रुप में बांट दिया। तो इस तरीके से होता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ठीक है ये एक ग्रुप में है क्योंकि इसके जैसा समानता दिख रहा है, लेकिन ये सारे जीव में फिर कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर भी दिखेगा, तो फिर उसको आप दूसरे ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि एलिमेंट के बारे में पढ़ा है। सारे एलिमेंट को आपने इस तरीके से मान लो सारा एलिमेंट है, और एलिमेंट को हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया था, मेटल और नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का अलग अलग गुण है, और फिर मेटल और नॉन मेटल को भी हम लोग बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे गैस है, कुछ और भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, उन सबको हम डिवाइड कर देते हैं। इतना तो पता है ना बेसिक चीज? यस बोलो ना भाई। मैम। जिसको नहीं समझ में आएगा चुपचाप से पूछ लेना। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा चुपचाप से बैठे हुए हैं। श्रुति समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आया तो बताओ यस बेटा। मैम, हाँ ठीक है, आ रहा है मैम। नहीं आएगा तो बता देना। नए लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। अगर नया नया फिर आपको जानवरों के अंदर नए नए लक्षण दिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी उनको आगे बांटा जाता है। इस विषय में आगे पढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। लक्षण क्या है, इनके बारे में हमें पहले जानना जरूरी है। जब हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं, जैसे मान लो मैमल्स, मैमल्स एक स्तनधारी, एक बहुत बड़ा पूरा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। फिर आप सोचोगे कि स्तनधारी में जैसे, हाँ सही बोल रहे हो आप, स्तनधारी में भी बेटा एक साइड स्तनधारी में बहुत सारे आ जाते हैं। आपकी बर्ड्स भी आती है स्तनधारी में, कुछ बर्ड्स भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, कुछ जानवर भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और इंसान भी। तो आप सब फिर ठीक है, बहुत स्तनधारी में इवन वेल भी है ना। तो आप इन सब का ग्रुप बनाएंगे, इनको सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे कि एक साइड मैमल में इंसान आ जाएंगे, जैसे ह्यूमन बींग आ गया, फिर एनिमल्स आ जाएंगे, फिर बर्ड्स आ जाएगा, है ना, फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म आते जाएंगे। तो आप उनको फिर किस गुण के आधार पे उनको आगे बांटेंगे। तो पहले तो आपने पूरे जानवरों का एक ग्रुप चुना जिसको मैमल्स नाम दिया, फिर मैमल्स को भी आपने बांटा क्योंकि कुछ जानवर होंगे, कुछ ह्यूमन बींग होंगे, कुछ बर्ड्स होगा।
तो यही है कि हम जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं। जब हम एक बड़ा सा कोई ग्रुप उठाते हैं और उसको जब हम बांटना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि जब मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो 3 प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि कान का जो पिन्ना होता है वो बाहर की ओर होता है। तो ऐसे बहुत सारे जानवर दिखने को मिलेंगे आपको आसपास, जिनका ये जो पिन्ना है बाहर, इसको बोलते हैं पिन्ना, इसको पिन्ना बोलते हैं, ये बाहर होता है। तो ये मैमल्स के पहले कैरेक्टर है। बॉडी के सारे पार्ट्स पे हेयर मौजूद होते हैं, जिसको रोम बोलते हैं। वो बात अलग है कि वैक्स कराने का हमारा ट्रेंड शुरू हो गया है, तो वो लोग तो कराते हैं, लेकिन फिर भी ये हम मतलब मैमल्स का एक कैरेक्टर है। मैमरी ग्लैंड होगा ही होगा उस ग्रुप के, मैमल्स के मतलब स्तनियों में ये पाए जाते हैं। ये अपने जैसे बच्चे को जन्म देना, ठीक है। तो ये सब जो कैरेक्टर है आपको सिर्फ मैमल्स का मिल रहा है। तो मैमल्स में ओनली आप नहीं बोल सकते कि सिर्फ इंसान ही आते हैं, जानवर भी आते हैं। अच्छा, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सके। अब मैमल्स में भी कुछ बहुत सारे जानवर आएंगे जो एक समान लक्षण दिखाएंगे। तो जैसे कुत्तों का एक अलग लक्षण दिखेगा, कुत्तों का अलग समानता दिखेगा, गायों का एक अलग समानता दिखेगा, फिर बिल्लियों का एक अलग समान। दे ऑल आर मैमल्स, जितना भी नाम बता रहे, कुत्ता, गाय, बिल्ली, ये सब मैमल्स हैं। और लेकिन इनमें कुछ समानता होगी तभी तो आप कुत्तों को बोल रहे हो ये कुत्तों का ग्रुप है, ये गायों का ग्रुप है, ये बिल्लियों का ग्रुप है, ये इंसानों का ग्रुप है। कुछ तो लक्षण आपने पाए हम होंगे। उनके कैरेक्टर देख के उनको अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। हाँ हाँ, सीधा सा मतलब है कि कैरेक्टर देख के उनको उनके ग्रुप में हमने बांट दिया। जैसे बहुत सारे, जैसे बच्चा, मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो कि बहुत सारे बच्चे आ गए टेस्ट देने के लिए स्कूल में, उनको आपको किस हिसाब से किस क्लास में भेजना है। बहुत सारे स्कूलों में जब टेस्ट कंडक्ट होता है इस हिसाब से कि उसने कितनी कैपेबिलिटी है माइंड की, वो क्या क्या गेन कर लिया। जैसे अगर क ख ग घ अ आ इ आ रहा है बच्चे को तो ठीक है कि 1 क्लास के लायक है, क्योंकि ही और सी कैन मेक अ वर्ड। जैसे क ब अगर आपने लिख के दे दिया तो वो वर्ड कैपेसिटी के आधार पर कर सकते हैं ना। कैपेसिटी के आधार पे, ठीक है, उसकी क्षमता के आधार पे, साथ साथ उसका नॉलेज तो आपने चेक कर लिया कि क्या क्या आ रहा है। हाँ, इस हिसाब से सही बोला फनक ने। उसी तरीके से इंसान के अंदर भी होता है, जानवर के अंदर भी होता है कि आप इन सब चीजों के आधार पे, उनकी समानताओं के आधार पे उनको ग्रुप में या सब ग्रुप में बांट देते हैं। वास्तव में यही उनका लक्षण है, लक्षण और व्यवहार होता है। जो भी जो समानताएं दिखती है वही उनका कैरेक्टर होता है और वही उनका नेचर भी होता है। या ये भी कह सकते हैं कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। जो रूप का मतलब ऊपर से देखने में, और कार्य मतलब एक तरीके से पूरा काम उनका यही हुआ। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। लक्षण का मतलब ही हो गया कि उसका कुछ स्पेसिफिक वर्क होगा, काम होगा, तभी तो उसका लक्षण ऐसा दिख रहा है। उदाहरण के लिए, हम में से ज्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। हाँ, हम में से ज्यादातर का क्या मतलब, ऑलमोस्ट सारे लोगों के पास तो मैंने देखा है, बस एक ऋतिक रोशन को छोड़ के। मैंने मूवी देखी थी, पहली मूवी जब आई थी, तो कि पता चला था कि उनके एक हाथ में अंगूठे में और 2 उंगलियां हैं। तो बहुत सारी मूवी, 2-3 मेरे मूवी। घर के पास भी मैं है। भी देखी हूँ, मेरे घर के बगल में एक लड़की को है 6 उंगलियां। हाँ, तो बट कितना मेरे है भी घर के बगल। हाँ, कितना है फलक, ये आप बता रहे हो। जैसे बहुत सारे यहाँ हम ही लोग जितने हैं, क्या इनमें से किसी के पास है 6 उंगलियां हाथ या पैर में? नहीं। मैं बहुत रेयर कम मिलते इंसान हैं। होता है जिसके पास 6 या 4 होता है, बाकी सबके पास तो 5 ही होता है। हाँ, जनरल सही बता रहे हो श्रुति। मोस्ट ऑफ द जो हम देखते हैं वो मोस्ट ऑफ यही देखते हैं कि 5 होता है। वो अलग बात है 6 एक्सेप्ट, उस तो छोड़ ही दो एक्सेप्शन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वो 6 जो होता है बेटा, वो एक इक्का दुक्का केस मिलता है। बट वो रियल क्वालिटी, रियल कैरेक्टर है भी नहीं जिसके हिसाब से हम बांट रहे हैं। रियल तो हमारे पास में अगर रियलिटी में बात करें तो 5 ही फिंगर होती है ना एक हैंड में, जाहिर सी बात हाँ, है। अगर 6 है तो उसको हटा भी सकते हैं, सर्जन की वजह से उसको हटा भी देते हैं। सर्जरी कराना वो अलग पर्पस है बेटा, लेकिन हाँ। जनरल जो ग्रुप में बांटते हैं तो जनरल जो हम लोग का कैरेक्टर देखते हैं कि हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां होती हैं। जनरल तो यही देख के ग्रुप में बांटा गया होगा ना, जो कि हम सबका एक लक्षण है। यहाँ पे जितने भी मेंबर बैठे हैं, हम सब, आप हैं, जो भी लोग हैं, आपके एक हाथ में 5 ही उंगलियां होंगी। उसी तरह हमारे दौड़ने की क्षमता, हम सबका दौड़ने का अलग अलग कैपेसिटी है। कोई 2 मिनट में पूरा 1000 किलोमीटर का रनिंग कर सकता है, कोई क्या बोले, 2 किलोमीटर भी कर सकता है रनिंग। अब कोई थोड़ा हाफ किलोमीटर भी नहीं कर पाता है। और बरगद के पेड़ के 9 दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण है। हम सबके दौड़ने की क्षमता अलग अलग होगी। साथ साथ अगर बरगद का पेड़ है तो क्या दौड़ेगा, पेड़ तो हम सब जानते हैं कि उनका नहीं दौड़ पाना, वो दौड़ ही नहीं पाते हैं। उनमें ग्रोथ होता है बट वो दौड़ नहीं पाते हैं। तो ये सब भी एक लक्षण है। तो आपने पेड़ों को इस हिसाब से एक पेड़ की कैटेगरी क्यों बोल दी, क्योंकि उनमें दौड़ने की कैपेसिटी ही नहीं है, लक्षण ही नहीं है।
अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो बहुत सारे लक्षण हम सब में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अन्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे 3 जो कैरेक्टर मैं कल से बताते आ रही हूँ मैमल्स वाले, अब नहीं रिपीट करूंगी। जितना भी मैमल्स में बहुत सारा कैरेक्टर पाया जाता है, आप सबको पता है। जब मैमल का कैरेक्टर लिखने चलोगे ना तो आप एक पेज में आराम से 10-15 पॉइंट बना सकते हो। लेकिन 3 आर द बेसिक पॉइंट, जो 3 मैं बार बार बता रही हूँ, वो 3 इंपॉर्टेंट है जो सारे लक्षणों पे भारी पड़ रहे हैं, जिनके आधार पे हमने वर्गीकरण का काम स्टार्ट किया। तो वो है जो अन्य की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। पत्थर की दीवार, ध्यान से, दीवार में प्रयोग में लाए गए पत्थर विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। एक दीवार बनता है तो उसमें जो पत्थर यूज होता है वो अलग अलग आकार और प्रकार का होगा। जरूरी नहीं है कि सबका शेप और साइज एक जैसा होगा, क्योंकि जैसे बहुत लोग बाथरूम का फिटिंग करवाते हैं तो उसमें टाइल्स वगैरह जब लगाते हैं तो एकदम सेम साइज का टाइल आप एक जगह लगा सकते हो, कहीं कहीं आपको उसको कट करके छोटा भी करना पड़ता है। तो सबका शेप साइज यस थोड़ा मैम, और घर बनाते हैं तो ईंट भी अगर मतलब वो छोटा जगह होता है तो आधा बड़ी करके सी भी भी लग ईंट को जाती हाँ हाँ, एक कर देते हैं। आप सब देखे होंगे कि वो जो लगाते हैं ना वो कट करके जहां जहां जितना जरूरत है छोटा भी कर देते हैं। मैं सोचती थी, देखती थी क्यों कट कर दे रहे हैं, तो उतना स्पेस है तो उतना में थोड़ा छोटा ईंटा ही फिट आएगा। हाँ, एडजस्ट करने के लिए, ताकि उसमें एडजस्ट हो जाए। हाँ हाँ, तो विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देने की बात है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा। ये बता रहे हैं कि ऊपर जितना भी मतलब पत्थर लगाया गया है ऊपर में, उसका जो आकार प्रकार है नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होगा, लेकिन नीचे वाले से ऊपर वाले का जो आकार है वो जरूर प्रभावित होगा। क्यों, ऐसा क्यों? नीचे वाले से क्यों ऊपर वाला प्रभावित होगा, ये थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। तो हमारा पैर बहुत ज्यादा स्थूल है, मतलब जल्दी वल्दी टाइप का है, तो जाहिर सी बात है हम धीरे धीरे चलेंगे, तो हमारा पूरा बॉडी का मैम जैसे कोई बेबी होता है जिसकी बोन्स वीक होती हैं तो वो सही से नहीं चल पाते हैं, नहीं उसी के कंपैरिजन में जिसकी थोड़ा मजबूत होती है वो तेजी से दौड़ लेते हैं, तो वो उसी पे डिपेंड किया ना। हाँ, बेस पे डिपेंड कर रहा है कि ऊपर का ग्रोथ कैसा होगा, ऊपर का डेवलपमेंट कैसा होगा। ऐसा इन्होंने कहा। गुड आफ्टरनून। ऊपर का पार्ट आपके नीचे के पार्ट पे ज्यादा डिपेंड करता है। जब आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं ना तो बॉडी के कहीं भी पार्ट में अगर कहीं भी स्थूल मसल्स है या फैट ज्यादा स्टोर है तो वो खुद ब खुद बर्न होने लगता है, क्योंकि आप दौड़ तो रहे हैं अपने पैरों से, लेकिन ऊपर पे भी अफेक्ट कर रहा है, ये ऊपर के पार्ट को भी अफेक्ट कर रहा है, आपके माइंड को भी अफेक्ट कर रहा है। तो इसके कहने का मतलब ऐसा था, कुछ समझ में आया? आगे देखो, यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान है जो जीवों के बृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं। नीचे में जो लगा हुआ पत्थर है उन सब लक्षणों को बताता है जो जीव का जो बड़ा वाला ग्रुप होगा उसको वो निर्धारित करेगा। छोटे छोटे जो नीचे में लगे हुए पत्थर है, ऐसा बताया जा रहा है। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक या क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं। यानी नीचे वाला जो भी लक्षण है वो उसकी संरचनात्मक लक्षण से अलग होगा, उनके फंक्शनल मतलब मान लो कि क्रियात्मक कोई लक्षण है जैसे दूध पिलाने वाली ग्रंथि, उससे थोड़ा अलग होगा। लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर निर्भर रहते हैं, लेकिन उसके बाद का जो भी लक्षण होगा वो पहले वाले पे डिपेंड करता होगा तथा बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करता है। जाहिर सी बात है, पहले पे डिपेंड कर रहा है बाद वाला, तो बाद वाला को तो निर्धारित करता ही है। ठीक इसी प्रकार हम जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। ऐसा इसलिए जब आप पूरा एक बड़ा सा ग्रुप सीधा समझो कि जैसे बड़ा सा एक वर्गीकरण का काम हमने स्टार्ट किया और बड़ा सा कोई ग्रुप है यहाँ पे है ना, जैसे मान लो कि मैमल है, ठीक है, और मैमल्स के बहुत सारे यहाँ पे आपको लक्षण दिख रहा है, कैरेक्टर दिख रहा है, 1 2 3 4 ऐसे लिखते गए। अब इस मैमल्स में भी बहुत सारे नीचे में सब ग्रुप बन जाएंगे, बहुत सारा कैटेगरी डिवाइड, सब फाइलम जिसको बोलते हैं या जो भी बोल लो आप, वो उनके भी बहुत सारे कैटेगरी बन जाएंगे और इनमें भी बेटा एक मिनट, इनमें भी बहुत सारा लक्षण मौजूद होगा।
इनमें भी सभी लक्षण मौजूद होंगे। तो ये कहने का तात्पर्य ये था कि ये सभी लक्षण भी कहीं ना कहीं इनसे संबंधित हैं। ये बेस का काम कर रहे हैं नीचे वाले, लेकिन ये सारे लक्षण कहीं ना कहीं इनसे संबंधित हैं। बट ये नहीं पूरा आप बोल सकते कि ये सभी लक्षण इसमें मौजूद होंगे ही होंगे। कुछ लक्षण मौजूद होंगे क्योंकि ये तो बड़ी कैटेगरी है, तो ओवरऑल कुछ ऐसे गुणों को ली होगी जो सब में विद्यमान होंगे। तो ये वाले गुण सब में विद्यमान होंगे, लेकिन इन सब गुणों को, ये जो गुण है, ये काला वाला जो बता रही हूँ, ये जो गुण है जरूरी नहीं है कि इसमें मौजूद होगा। समझ गए? इसी तरीके से नीचे का जो स्तर है ऊपर वाले को अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे अभी बिल्डिंग मान लो बन रही है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले आप लोग देखते होंगे कि नीचे में खूब खुदाई की जाती है। जैसे ये पूरा है ना, इसको खोद दिया जाता है पूरे अर्थ को, और वहां पे छड़ लगा दिया जाता है। जमीन के काफी लगभग 3-4 फीट नीचे तक छड़ लगा दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसका बेस स्ट्रांग हो। जब बिल्डिंग बनाया जाता है, आप सब देखे होंगे। यस मैम, हाँ, गड्ढा करके। यस मैम। गड्ढा करके इसलिए लगा दिया जाता है ताकि उसका जो उसके बाद जब आप फॉर्मेशन करेंगे, जो भी बेस बनाएंगे, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो सेम वर्गीकरण की प्रक्रिया भी इसी तरीके से है। ये सारे लक्षण आपको इनमें देखने को मिलेंगे, इन सब ग्रुपों में मिलेंगे, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें जो सारे लक्षण मौजूद हैं वो आपको मैमल्स में मिले ही, क्योंकि मैमल्स का भी तो बहुत सारा ग्रुप है ना। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मैमल्स में कुत्ता आया, बिल्ली आई, गाय आई, तो जरूरी नहीं है कि कुत्ता बिल्ली गाय का सारा कैरेक्टर हमको मैमल में मिलेगा। कुछ इनके कैरेक्टर हमको मैमल में मिलेंगे, लेकिन मैमल्स के जो कैरेक्टर हैं वो आपको पूरे देखने को मिल जाएंगे ऑलमोस्ट। किसमें? कुत्ता में, बिल्ली में, गाय में देखने को मिलेगा। ठीक है, यही इस बात को समझा रहे हैं। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। आजकल का जो क्लासिफिकेशन का टेक्निक है, कोशिका के बेसिस पे हम लोग पढ़े ही हैं कि कैसे, जैसे लिखे ना, कोशिका की प्रकृति से, कोशिका का बनावट कैसे, जैसे यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है, उससे स्टार्ट करके, और जैसे जैसे उनमें लक्षण पाए जाते हैं जो आप देखते हैं, उन लक्षणों के आधार पे फिर उसको बांटा जाता है। कैसे लक्षण? वैसे लक्षण जो परस्पर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप से संबंधित हैं। अगर संबंधित हैं तो आइए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें। देखो, जैसे कि एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक में क्या होता है? आरएनए मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। आपका पूरा जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, वो पूरा डेवलप होता है। यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक, वो पूरा डेवलप होता है। डीएनए, आरएनए और आपकी क्रोमेटिन का जो जाल है पूरा ढंग से पाया जाता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा। वहां पे न्यूक्लियस तो होगा, लेकिन न्यूक्लियस में जो तत्व पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए, वो लगेगा ही नहीं आपको कि मौजूद है। और जालिका के रूप में क्रोमेटिन थोड़ा बहुत मौजूद होता है। इसीलिए बोला जाता है कि उसका न्यूक्लियस फॉल्स न्यूक्लियस है, झूठा है, क्योंकि सही सही आरएनए ना आरएनए दिखा रहा है, ना डीएनए दिखा रहा है, और ना उसके तत्व दिख रहे हैं हमें। तो यही बोला कि कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं। आपके केंद्रक में बहुत सारे ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो सब एक झिल्ली से घिरे रहते हैं। झिल्ली का मतलब एक बाहर का लेयर, उससे घिरा रहता है, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षता पूर्वक होती रहती है। ऐसा झिल्ली से इसलिए हम घेर देते हैं ताकि सबका अपना अलग अलग काम है, वो अपना अलग काम कर रहा है, तो अपना अलग काम करता रहे, सभी एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए जितनी तेजी से जिसको काम करना है वो काम करता रहता है। जैसे आरएनए हो गया, मान लो डीएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गया, जीन हो गया, जो भी है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग है, कोशिकांग कहने का मतलब कोशिका के अंग, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारी चीजें झिल्ली युक्त कहने का मतलब हो गया कि वो बाहर से कवर रहता है, ढका हुआ रहता है। ताकि कोशिकांग का मतलब ही हो गया कि कोशिका के बहुत सारे पार्ट, तो पूरे साइटोप्लाज्म में ये सेल में फैला हुआ है, तो एक दूसरे से अगर मिक्स होते रहेंगे तो एक दूसरे के कार्य को प्रभावित तो करेंगे ही, साथ साथ एक दूसरे को नुकसान भी हो सकता है और काम की दक्षता भी प्रभावित होगी। तो यही कारण है, तो इन सबको बाहर से, जैसे जितने भी ऑर्गन है उन सबको बाहर से कवर कर दिया जाता है। जितना भी ऑर्गन है उनको बाहर से एक झिल्ली से घेर दिया जाता है, ताकि ये दोनों एक दूसरे को किसी भी तरीके से इंडल्ज ना करे, एक दूसरे को परेशान ना करे। और केंद्रक नहीं होते हैं। जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होता है, कैसी कोशिका का बात कर रहा है? वैसी कोशिका, एक मिनट, वैसी कोशिका जिसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, यानी कि इसके बाहर ये झिल्ली नहीं है या केंद्रक मौजूद नहीं है। राइबोसोम में केंद्रक मौजूद नहीं होते।
अच्छा ठीक है। उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती हैं। जिन जिन कोशिका में, यानी कि किसकी बात कर रहा है ये, यूकैरियोटिक की बात कर रहा है ना, जिसके सॉरी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में जिन कोशिकाओं में झिल्ली है ही नहीं, जितना भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है बाहर में झिल्ली नहीं है, जो भी लाइसोजोम है, राइबोजोम है, उनके बाहर में झिल्ली नहीं है और ना ही उनका केंद्रक है, न्यूक्लियस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक, यानी कि एक ऐसा सेल जो झूठा झूठा न्यूक्लियस रखता है, झूठा केंद्रक रखता है, ठीक है, या अनडेवलप है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। उनकी जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं अलग होती हैं, किससे, इस यूकैरियोटिक कोशिका से अलग होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक में सभी झिल्ली युक्त होते हैं, साथ साथ आपका जो न्यूक्लियस होता है पूरा डेवलप होता है और उसमें जो भी चीजें मौजूद हैं वो सभी ट्रू होती हैं, डीएनए, आरएनए, क्रोमेटिन जालिका इत्यादि। इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो जैसा रहेगा, प्रोकैरियोटिक अगर ऐसा रहेगा, प्रोकैरियोटिक जो भी ये विशेषताएं मैंने बताई अगर ऐसा रहेगा तो इनकी जो बनावट होगी, इनकी संरचना होगी वो प्रोकैरियोटिक की अलग होगी। यूकैरियोटिक का अलग स्ट्रक्चर होगा, उनकी संरचना अलग होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछ लो। प्रोकैरियोटिक, कोई यूकैरियोटिक, डाउट नहीं। नो मैम। कुछ पूछना है? श्रुति कुछ पूछना है? अब ये मत सोचना कि वो बोल दी मुझे नहीं पूछना तो मुझे भी नहीं पूछना, आपको पूछना है पूछिए। सपना सो गई, सपना लगता है। है मैम, सुन रहे हैं। अच्छा, कुछ पूछना है? समझ में आया यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्यों अलग अलग होगा? यस मैम। ठीक है। इसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है। ऐसे सेल, एक शब्द में बोले तो ऐसे सेल जो यूकैरियोटिक है, या ऐसे सेल जहां पे जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद होता है, केंद्रक मौजूद होता है या उसके जो भी कोशिकांग हैं वो झिल्लियों से लिपटे होते हैं। ऐसी कोशिकाओं में क्या होता है कि हमारे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। कैसे? यानी यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल का मतलब न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस डेवलप होगा, केंद्रक डेवलप होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, क्रोमेटिन जालिका होगी, अच्छे से सुसज्जित होगी, जीन का फॉर्मेशन होगा आगे, साथ साथ वो जो भी हमारी कोशिका के अंग हैं वो बाहर में एक मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं, है ना? क्यों? और इसी विशेषताओं के कारण ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये हम सबके जैसे इवन जानवरों के जैसे, जानवर भी तो मल्टी सेलुलर है ना, जितने भी जानवर है वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है? जानवर है, हम लोग हैं मल्टी सेलुलर है, यानी कि बहुकोशिकीय है। तो इसी यूकैरियोटिक कोशिका के कारण हम सब जैसे बहुकोशिकीय जीवों के निर्माण संभव हो पाते हैं। इन्हीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसी क्षमता है कि हम जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सके, क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं, क्योंकि इनमें ऐसी क्षमता है कि हमारे अंदर कुछ खास तरह के काम करने के लिए इनको स्पेशलाइज हम कर सकते हैं। विशिष्टीकृत का मतलब कुछ खास अंग होंगे जो कुछ खास काम को करेंगे, तो ऐसा विशेषता इसमें पाया जाता है यूकैरियोटिक में, इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म का निर्माण संभव हो पाता है। इसलिए केंद्रक जो है वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है। क्या केंद्रक वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है? यस, हो सकता है। इसी केंद्रक के आधार पे दो तरह के सेल हम लोगों ने पढ़े हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इसी के आधार पे आप जीवों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूहों में पाई जाती हैं या अविभाज्य समूह में मिलती हैं? कैसी मिलती हैं? जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जो एक साथ मिलकर के एक जीव का निर्माण कर देती हैं, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन का मतलब हर एक ऑर्गन जो है, हर एक ऑर्गन अलग अलग काम को करेगा। जैसे अगर हम अपने बॉडी का एग्जाम्पल लेके बताएं तो हमारे में बहुत सारे सेल हैं और उन सब सेलों के ग्रुप के थ्रू एक पार्टिकुलर अंग का निर्माण हुआ है और उन सब में अलग अलग श्रम विभाजन है। मेरा किडनी कुछ और काम करेगा, मेरा लीवर कुछ और काम करेगा, मेरा माइंड कुछ अलग काम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यस मैम। तो श्रम जैसे विभाजन, हम हाथ से हम खाना खाते हैं, पैर से चलते हैं, उस हिसाब से समझ सकते हैं। आंख से देखते हैं, कान से तो देख नहीं सकते, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से
सूंघते हैं, है ना? तो ये श्रम विभाजन हो गया। अलग अलग ऑर्गेन आपके अलग अलग काम को करते हैं, इन्हीं को हम श्रम विभाजन कहते हैं। शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती। आप देखे हो ना, हम लोग जब कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़े थे टिश्यू वाले में, तो बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे के समान नहीं होती हैं। हमारा जो ओवम सेल होता है वो गोल सा होता है, बड़ा सा। वही स्पर्म का जो सेल आता है वो लंबा सा होता है। न्यूरॉन का सेल जो है उसका स्ट्रक्चर अलग है। एडिपोज का जो सेल है वो अलग है। तो हर एक बॉडी में भी, हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप का सेल पाया जाता है कि नहीं? ये सब देखे हो ना? देखे हो तो बताओ ना भाई। यस मैम, जी मैम। देखे हैं। तो यही बोल रहा है कि इन सब की संरचना जो है ना एक समान नहीं होती है। और यही कारण है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन हैं, अलग अलग ऑर्गेन हैं जो अलग काम को करते हैं, अलग अलग काम को करते हैं। तो अलग अलग सेलों से ही तो उनका निर्माण हुआ होगा। अगर एक ही टाइप के हिपैटिक सेल से, लीवर का निर्माण किस प्रकार के सेल से हुआ था? हिपैटिक सेल से। तो एक ही जगह पूरे बॉडी में हिपैटिक सेल लगा दे तो वो किडनी का काम भी करता क्या? न्यूरॉन का काम भी करता क्या? नहीं करेगा ना? नहीं मैम, नहीं करेगा। सिर्फ लीवर का ही काम करेगा। हाँ, बहुत अच्छा। अब क्या है, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यानी कि सेल का जो एक ग्रुप है, जैसे लीवर का मैंने अभी बताया, तो एक ही तरीके का काम करने के लिए वो स्पेशलाइज है। वो लीवर के फंक्शन को कंट्रोल करेगा, वो बाइल का निर्माण कराएगा, न कि मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स की तरह वो ब्रेन का काम करेगा, कंट्रोल का काम करेगा। ये काम नहीं करेगा लीवर। यही वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नता होती है। यही कारण है कि हर एक जीव जो है उसकी शरीर की संरचना, यानी शरीर की संरचना मतलब हो गया उसका जो शरीर का पूरा बनावट है, उसमें आपको इतना विभिन्नता देखने को मिलता है कि एक जीव दूसरे जीव से कितना अलग दिख रहा है। क्या बंदर एक ही दो बंदर ले लो, दोनों बंदर भी आपको पूरी तरीके से एक जैसे नहीं दिखेंगे। या बंदर का आदमी से कंपेयर कर लो, एक जैसा नहीं दिखेगा। ठीक है? इसी के परिणाम स्वरूप बंदर तो थोड़ा मिल भी जाएगा, बंदर आदमी से तो नहीं मिलेगा। इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एक अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। एक छोटा सा जो आता है कृमि, जिसको आप बोलते हो सिल्क वर्म, सिल्क वाला कीड़ा, वो आपको देखोगे ना व्हाइट व्हाइट नजर आएगा। और एक अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे जादुई अजीब सा है ना। तो दोनों में कितना अंतर है, दोनों की बनावट में कितना अंतर है। ये जो है कीड़ा, ये एक सेल्स का हो सकता है क्या? ये जो अगर मैं सिल्क, बोलो। कौन सी कीड़ा का बात कर रही हैं मैम? ये सिल्क वर्म का नाम अगर ले लो आप, सिल्क वर्म। एक व्हाइट भी आती है, एक एकदम ग्रीन कलर की होती है। व्हाइट या ग्रीन दोनों में से जो भी ले लो, क्या वो एक सेल का बना होगा? यस मैम, नहीं मैम, नो मैम। नहीं नहीं होगा। होगा, तब ना उसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। हाँ अमीबा है ना मैम, तो ये एक सेल का बना होता है। हाँ, ये सिंगल सेल का। फिर वही बता रही हूँ कि इतना छोटा कीड़ा होने की वजह से भी हम इसको, जब इतना भी हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, देखियो कितना छोटा सा बना है। ये अमीबा से भी आपको छोटा सा नजर आएगा, लेकिन मतलब अगर जनरल पर्पस में बोलते हो तो देखो एक सेल से बना हुआ ये भी है, सॉरी ये है, और ये मल्टी सेलुलर है। तो इसका डिजाइन इससे अलग होगा, इसका जो बनावट होगा वो शारीरिक बनावट अलग होगा। जब आप कहीं पे पढ़ना, अगर सिल्क वर्म के बारे में पढ़ना, तो उसका जो पूरा बॉडी है उसका स्ट्रक्चर अलग है। और ये अमीबा का पूरा बॉडी लगेगा जैसे एक ही जैसा बना हुआ है, क्योंकि ये तो तुरंत अपना शेप और साइज चेंज करता रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस दोनों में मिलेगा। क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? क्या सारे ऑर्गेनिज्म, क्या सारे जंतु जो हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं? नहीं, नहीं मैम, सारे नहीं करते। कुछ करते हैं। और कुछ जीव में क्या आते हैं, कौन से जीव आते हैं? कहाँ पे बनाया हो, दिखा दो थोड़ा हमें भी। ठीक है, कुछ मैम फाइल में बनाया था, जमा हो गई। अच्छा, कुछ बहुत अच्छा। कुछ जो है ना जीव, वो करते हैं, उनका नाम है जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसी को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का ये काम तो करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आ जाएंगे ना। हाँ, प्रोकैरियोटिक में आएगा, लेकिन इनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और अगर आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल, ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसा करके इनका नाम ही है, तो आपको लगेगा कि उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जा रहा है। तो एक दो है ऐसा, एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट
कुछ बोलना चाह रही है, ऐसा बोलो तो। मोस्ट ऑफ द प्लांट है, जो सारे प्लांट नहीं में। कुछ नहीं, बस मैम थोड़ा साउंड और तेज में बोलिए ना, डीजे बज रहा है मेरे इधर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, जोर से बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो प्लांट है उन सब में, अब मैं अगर पूछूं कि क्या सारे पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, बोलो। नहीं नहीं मैम। नो मैम। हाँ, सारे पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है, और ना, एक मिनट, ना सारे के सारे प्लांट में ही ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो दूसरे पेड़ों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। जैसे अमर अमर बेल वाला देखोगे क्या करेगा, वो दूसरे पे डिपेंड होता है, वो दूसरे से खाना, भोजन और आश्रय प्राप्त करता रहता है, तो बदले में तो उसके उसके जिस जिस पे दूसरे पे वो चीजें भी, रहता है। जैसे कि मनुष्य भी तो इसी में आ जाएंगे। हाँ, हम भी उन्हीं में से हैं, क्योंकि हम भी तो खुद पे डिपेंड है। वो किचन अलग बात है कि हम सबके पास रूम में किचन है, खाना बनाते हैं, लेकिन हमारा जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो या तो प्लांट से आ रहा है या एनिमल से आ रहा है, ठीक है। स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से परभक्षी भोजन बोल प्राप्त रहे थे करने ना वाले। मैम उनको। हाँ हेलो, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, हिंदी में परभक्षी बोलते हैं, बक्षी ऐसे लिखते हैं, दूसरे पे रह के भक्षण करने वाला। बोल रहा है कि जो स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले जीव जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि प्लांट, ये प्लांट हो गया, ग्रीन प्लांट, जिसमें क्लोरोफिल होगा, और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में अवश्य भिन्नता पाई जाएगी। और जो अपने खाना खुद से नहीं बना रहा है, बाहर से भोजन को प्राप्त कर रहा है, ठीक है, जैसे कि गाय हो गया, कुत्ता हो गया, तो बाहर से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, और जो खुद से खाना अपना बना रहे हैं, जैसे कि प्लांट, इन दोनों की शारीरिक बनावट में आपको अंतर देखने को मिलेगा, मिलेगा ही, जाहिर सी बात है, यस एकदम मैम। मिलेगा। जो जीव जीव हम बायो में जीव पौधे को भी जीव बोला गया है, एनिमल बोला गया है, जंतु बोला गया है। तो जो जीव यानी कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है? अगर जो पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उनकी शारीरिक बनावट होगी वो अलग होगी। उसी तरह जंतुओं में किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं, इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं, इनमें भी आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। हम सबके बॉडी में बहुत, हम सबका जो बॉडी है, वो जो भी हमारा बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है, और बहुत सारे अंग हैं, और उन सब अंग का अलग अलग काम है, क्योंकि वो अलग अलग काम करने के लिए ही विशिष्टकृत है। हाँ, तो वही बताया गया कि हर एक इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए कौन कौन से अंग हैं। यूरिन यानी यूरिया का एक तरीके से यूट्रिफिकेशन करता है आपका ये किडनी, पूरा आपके यूरिन को छानता है ना, ब्लड को साफ करता है किडनी। साथ साथ लीवर, लीवर काम करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। पित्ताशय क्या करेगा, जिसको बाइल डक्ट बोलते हैं, वो पीत को जमा करता है। वो अलग अलग पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन का प्रोडक्शन करना, इंसुलिन बनाता है। अलग अलग ऑर्गेन का अलग अलग काम है, ठीक है। इस प्रश्नों के माध्यम से हम दावा क्या लिखते हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है। आप देख रहे होंगे कि कैसे एक के बाद एक लक्षण एक के बाद एक क्रम में विकसित हो रहे हैं। हर एक लक्षण बारी बारी से अपने अपने क्रम के हिसाब से डेवलप हो रहा है। वर्गीकरण के लिए क्या पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं? जब प्लांट और एनिमल को बांटोगे तो कुछ ऐसे लक्षण देखोगे जिसके आधार पर प्लांट और एनिमल को आप अलग कर लोगे। इसकी वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है। सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही है कि पौधों का शरीर ऐसा है कि वो खाना अपना खुद बनाते हैं, इसी हिसाब से उनका डेवलपमेंट हुआ है, और एक जगह ही रहते हैं और खाना खा लेते हैं। अगर हम एक जगह बैठे रहे और खाना खाते रहे, ऐसा हो पाएगा? बिना किचन में गए, बिना सब्जी काटे या चावल बनाए हम खाना खा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ, नो मैम। जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के लिए होता है। अब मुझे खाना खाना है, मेरे पास सब्जी नहीं है, मार्केट जाना है सब्जी लाना है, मार्केट जाना है चावल लाना है। कुछ अगर आपके पास नहीं है तो आप जाओगे बाहर से, तो बाहर पर डिपेंड ही हो, और वो चावल वगैरह कहाँ से आ रहा है? प्लांट प्रोडक्ट से। जो भी ऑयल आ रहा है वो भी प्लांट प्रोडक्ट आ रहा है, हाँ ठीक है। और अगर मिल्क वगैरह ले आए तो एनिमल प्रोडक्ट आ जा रहा है। पनीर आए तो वो भी आपका एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि वो भी तो जानवरों के दूध से बनता है। तो उसी हिसाब से हमारे ऑर्गन डेवलप कर चुके हैं और डेवलप होता है। यही लक्षण वर्गीकरण के दौरान
यही लक्षण जो है, जो अभी आप हम लोग पढ़े खाना बनाने की प्रक्रिया में हमारे अंग कैसे विकसित हुए प्लांट और एनिमल की दौरान उप समूह और फिर बाद में बड़े समूहों में विभाजन का आधार बनते हैं। यही जो आप पढ़े हो, पहले तो इनको उप समूह में, जिसको सब ग्रुप बोलते हैं, उप समूहों में बांट देते हैं, फिर बाद में समूहों में भी इनका विभाजन कर देते हैं। मैंने बोला कि पहले तो आप सारे मैमल्स को बांट दो, तो मैमल्स में आपने बहुत तरीके के जानवर पढ़े, हम जैसे इंसान भी होंगे, गाय भी होगी, बर्ड्स भी आ जाएंगे, कुछ बर्ड्स अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, है ना। तो उन सबको फिर अगर बांटेंगे तो एक साइड हम ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे, जिसको होमोसेपियंस बोलते हैं। फिर आपके आ जाएंगे कुछ जैसे ब्लू व्हेल वगैरह आ गया, वैसा वाला मैमल आ जाएगा जिसका स्ट्रक्चर फिश जैसा तुम्हें लगता है। कुछ ऐसे आ जाएंगे जैसे कि गाय वगैरह हो गया, कुछ ऐसे आ जाएंगे जो जैसे डॉग जैसा रहेगा। तो उसको और आप फिर समूह में बांटते हैं, पहले बड़े समूह में बांटते हैं, फिर उसके बाद उसको छोटे छोटे ग्रुप में बांटते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक, एक मिनट, मछली का शरीर धारा रेखीय है, क्योंकि इसी धारा रेखीय आकृति की वजह से उसके बहुत सारे लक्षण पता चलते हैं। क्या? जैसे कि वो पानी में कैसे मूव करती है, कितनी फास्ट, और भी बहुत सारी चीज। जैसा जैसा मछली का शेप होगा उतनी फ्रिक्वेंटली से वो पानी में मूवमेंट कर पाएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उसके शरीर की बनावट भी उसके बहुत सारे लक्षणों को बताती है। मेढक का एग्जाम्पल ले लो अगर, तो मेढक का जो ऐसा बनावट है, वो मेढक जो है अपने लंग्स से सांस लेने के साथ साथ, अगर मेढक को अगर आप जमीन पे कभी देखे हो तो देखना कि वो उसका जो स्किन है ऐसा ऐसा करता रहे, करता रहता है हमेशा। पानी में रहेगा तो लंग्स से लेगा और जमीन पे रहेगा तो फेफड़ा से लेगा। स्किन 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 मतलब फेफड़ा भी देता है मैम, फेफड़ा भी देता है, यूज करता है वो। अब मैंने जाके उससे पूछा नहीं कि किस समय थोड़ा इस चीज को आप देख के बताना कि किस टाइम किस, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि वो लंग्स का यूज करता है, मुझे लगता है पानी में, और और जमीन पे रहता है तो फेफड़े जो स्किन का। लंग्स तो फेफड़ा को ही बोलते हैं ना सपना। बेटा लंग्स इट मींस फेफड़ा। मैम वाटर में लंग्स का, एंड अगर ये लैंड पे आ जाए तो फिर स्किन का। वही मैं भी बोल रही हूँ फलक, लेकिन और मैम गिल्स किसको बोलते हैं? फेफड़ा के नो मछलियों में होता है, जो फिन, हाँ वो तो फिश का होता है, ऐसा होता है जो पानी को एक तरीके से ऐसे ऐसे करता रहता है। मछली का देखना ना, मछली का जब सर कटा रहेगा ना दो पट में, तो वहां पे फिन नजर आएगा, ठीक है। तो मुझे जहां तक समझ में आया है, वो आप एक बार चेकआउट करके कंफर्म कीजिएगा कि ये जो मेढक है वो पानी में लंग्स से, और जैसे अर्थ पे दिखेगा, क्योंकि मैंने नजदीक से देखा है, तो उसका बॉडी ऐसे ऐसे शेक करता रहता है, मतलब जैसे सांस ले रहा है। मैं भी देखी। हाँ, तो मुझे लगता है वो स्किन से अर्थ पे आके सांस ले रहा है। तो आप लोग को कंफर्म करके ग्रुप में बताना है, हम वेट करेंगे आप लोग के आंसर का, वीडियो बना के ही भेज देंगे। हाँ। तो यही कहने का मतलब है कि उसकी शारीरिक बनावट कहीं ना कहीं उसके कई सारे लक्षण के बारे में भी बताती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं, जैसे जैसे शरीर बना हुआ है और जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। जैसा शरीर बना हुआ है और उसी समय जो बहुत सारे ऐसे लक्षण आपको दिखाई देंगे, जो पहले लक्षण दिखाई दे रहा है, जो प्राइमरी इन द सेंस की जब बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है उस दौरान भी आपको बहुत सारे, जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उस समय भी बच्चे में बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। दे ऑल आर कॉल्स प्राइमरी कैरेक्टर्स, या बोलो कि बेसिक कैरेक्टर्स, या इंग्लिश में बोले तो, हिंदी में बोले तो मूल लक्षण या मूल कैरेक्टर भी बोलते हैं, जो मतलब शुरुआत से ही आपको डेवलपमेंट के दौरान ही दिखेगा, तो वो प्राइमरी होता है, उसका मेन लक्षण होता है। वही बोला गया है कि ये मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है, जो पहले एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट वो लक्षण डेवलप होते हैं। इससे यह पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नजदीकी संबंध है। आपको इससे ये समझ में आ जाए कि जीव का जिस तरीके से वर्गीकरण किया गया है, उस वर्गीकरण को करने के लिए क्या चीजें दिमाग लगाई गई है कि हमारे जीवों का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, हमारा जो पूरा ये जो जैव है उसका डेवलपमेंट, उसका जैव का विकास कैसे हुआ है। जैसे कि कुछ एनिमल्स, मैंने बहुत दिन पहले पढ़ाया था कि सबसे पहले जो इंसान आया था अस्तित्व में, वो पहले पानी में रहता था। पानी के साथ साथ रहने के साथ साथ उसमें इतनी उथल पुथल हुई, इतना मतलब वो एक्साइटमेंट उसमें आ गया, इतना डेवलपमेंट हुआ कि धीरे धीरे वो अर्थ की ओर जाने लगा। अर्थ की ओर जाने के दौरान, जैसे जमीन की ओर जाने के दौरान जब दोनों के बीच में आने लगा, जैसे अगर मेढक को बोले तो पानी में भी रहेगा, अर्थ पे भी आएगा, तो एम्फीबियम बन गया। एम्फीबियम से आने के बाद, अर्थ के आने के बाद उसमें इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई कि अब ऊपर की ओर पेड़ पे चढ़ने के बारे में सोचने लगा वो। तो इस तरीके से रेप्टाइल्स का कैरेक्टर डेवलप हुआ। तो इस तरीके से किस तरीके से जीवों का पूरा विकास हुआ है, ये कहीं ना कहीं पूरे वर्गीकरण के दौरान पता चलता है।
पूरा जो वर्गीकरण का एक पूरा जो एक क्लासिफिकेशन है, उसको जब आप डायग्राम को या उस फ्लो चार्ट को क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट आप देखना, उसका चार्ट देखना। उस चार्ट को देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि किस कैसे कैसे जीवों का विकास हुआ है। तो इसी को जैव विकास बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भी वर्गीकरण है वो बताएगा आपको कि किस तरीके से जीवों का विकास हुआ है, और इसी से इसका गहरा संबंध होता है। तो जैसे जैसे कुछ कैरेक्टर डेवलप होते गए उनमें विकास भी होता गया है। तो जो भी बायो के बच्चे वो इस चीज को समझ रहे होंगे, लेकिन जो बायो वाले नहीं है वो क्लासिफिकेशन चार्ट निकालिएगा, उनको समझ में आएगा। समझ रहे हो? मेरे पास है एक चार्ट बना हुआ, मैं भेज दूंगी ग्रुप हाँ में। भेज देना। तो फलक आप समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रही हूँ? यस मैम, यस मैम। हाँ मैम मेढक को तो मतलब सांस लेने की 3 प्रक्रिया को बताया गया, त्वचा हाँ और फेफड़ा हम्म, और एक और है मैम, बताओ। 1 मिनट बताती हूँ। हाँ, और मुंह लिखा हुआ है, मुंह की परत। अच्छा हो सकता है लिखा होगा, मैम वैसे कल एक पढ़ा होगा। अच्छा हो सकता है लिखा होगा, कोई ये नहीं है, उसको आप लेके स्क्रीनशॉट भेज देना। ऐसे हम तुरंत क्वेश्चन ये वाला देखे थे, हम भी आपको भेज देंगे। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले देखा था, तो उसमें 2 मतलब बोलते हैं ना, इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन, तो इनमें से 2 ऑप्शन उन्होंने लिए थे, एक स्किन लिया था और एक लंग्स लिया था। तो इसलिए मेरे मुँह से तुरंत निकला। और जो भी आपके पास उसको भेज देना। तो ये कहने का मतलब था कि जीवों का जो वर्गीकरण है उसका जैव विकास से नज़दीकी रिश्ता है, क्योंकि पूरे जीवों का जो विकास का क्रम चलता आया है, एक पानी में रहने वाले जीव से लेके आज हमारा जो जन्म होता है इंसान का, मतलब उसका भी विकास पानी में ही होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि बेबी जब अंदर में माँ के यूटेरस में रहता है तो एक पूरा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो पूरा पानी का एक थैला होता है, उसी में बेबी रहता है। आप सबको पता है ना? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो पूरे थैले फट जाते हैं। तो आप सोचो कि वो कनेक्शन आज तक हम में विद्यमान है, वो लक्षण हम में आज भी विद्यमान है कि पानी में ही जीवों का विकास स्टार्ट हुआ, और आज भी पानी में ही जीवों का विकास होता है। बिना पानी के जीवों का विकास संभव नहीं है। ठीक है? तो इसी से समझिए कि कितना नजदीकी रिश्ता है। जैव विकास क्या है? हम जितने भी जीवों को देखते हैं, आप तरह तरह के जीवों को आप देखते हैं, वे सभी निरंतर होने वाली परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम है। अभी मैंने बताया कि आप जितने भी जीवों को देख रहे हैं उन सब में ये जो परिवर्तन हो रहा है, उसी परिवर्तन के दौरान ही नए नए जीवों का निर्माण हुआ है। जैसे जानवर जो सिर्फ पानी में था, उसको आदत लग गई बाहर निकलने की, तो एम्फीबिया जैसा बन गया। एम्फीबिया से दीवार पर चढ़ने की कोशिश किया तो रेप्टाइल बन गया। रेप्टाइल से उड़ने की कोशिश किया तो बर्ड बन गया। और उसी के अनुसार उसके अंगों का विकास हुआ, उसके लक्षणों का विकास हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को? और उड़ने लगा तो उड़ने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर डेवलप हो गए, क्योंकि उड़ने वाले जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उसके जो बोन होते हैं बेटा वो हॉलो होते हैं, उनमें एयर भरा रहता है, एयर सैक कहलाते हैं। एयर भरा रहता है, जिसकी वजह से वो उड़ते हैं तो उनका बॉडी हल्का होता है, तो वो आसानी से उड़ पाते हैं। हम क्या उड़ पाएंगे? कोशिश करें छत से गिर के नीचे आ जाएंगे 2 टुकड़ों में, है ना? ठीक है? तो वो इस सब सारे परिणाम हैं जो जीवों का विकास आप देख रहे हैं, जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक थे। ये जो सारा जो डेवलपमेंट का कहानी है, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे जीवन यापन के लिए ये आवश्यक है। एज़ ए ह्यूमन बीइंग हम में ये सब सारे डेवलपमेंट नहीं होते तो हमारा इतना डेवलपमेंट नहीं होता। जीव दिनों दिन परिवर्तित हो रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न जाने क्या-क्या ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं, जो आने वाले ह्यूमन बीइंग को और ज़्यादा चेंज कर देंगी। ठीक है? जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी बुक लिखी थी उन्होंने, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक का नाम बहुत बार मैंने देखा है एग्जाम में कि ये किनकी लिखी हुई है, तो चार्ल्स डार्विन की। बस ये बुक का नाम देखा है और इनका नाम देखा है, ये सन बेचारा कभी नहीं आया है साथ में। आप सब देखे होंगे। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेके आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। पूरे जैव विकास का जो ये अवधारणा है, जो भी मान्यता है, अगर उस पूरे वर्गीकरण को आप जोड़ के जैव विकास से पढ़ेंगे तो आप ये भी देखेंगे, आप ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं, कुछ एनिमल्स का ऐसा ग्रुप है, कुछ जीवों का ऐसा ग्रुप है जिसकी शारीरिक बनावट में आज तक कोई चेंज नहीं आया है। कब से? जब से एनिमल दुनिया में आया, ये प्राचीन काल से लेके आज तक उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि वो जस का तस उसी पोजीशन में रह गए, तो इसलिए उनमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ रिवोल्यूशनरी चेंजेस उसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है? तो यहीं तक रहने देते हैं। जी मैम।
ये लाइन का मतलब समझ में आया? ये वाले कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेके आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, ये समझ में आया? मतलब कुछ में नहीं हुआ है मैम, और जी। कुछ में तो परिवर्तन दिख ही रहा है, कुछ 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 में में। दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे जीव समूह हैं जो मतलब बहुत दिनों से कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ है उनमें। जी। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो डेवलपमेंट के लिए अग्रसर ही नहीं थे। ये बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना फाइट करना, एक तरीके से कोशिश करना, वैसा कुछ खास डेवलपमेंट नहीं देखा गया, इसलिए जस का तस ही रह गए वो। ठीक है? यस मैम।